सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण कवियों को, यानी महत्वपूर्ण कवियों का सीरीज़ कह लीजिए। कल की क्लास में जो है मैंने आप सभी को केशव दास को पढ़ाया था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, और ये मेरा खुद का नोट्स है, वन लाइनर। ठीक है, आप इस नोट्स को ज़रूर पढ़िए मेरे साथ, पूरे नोट्स को आप लोग ज़रूर देखिए और इसी तरह से जो है आप लोग वन लाइनर नोट्स बनाने की कोशिश करिए जो भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो जब हमारा रिवीजन का जो टाइम चल रहा होता है तो उसमें जो पॉसिबल नहीं होता है कि आप पूरे बुक का जो है बुक के माध्यम से आप रिवीजन कर लें। तो इस तरह से आप नोट्स बना के रखेंगे तो उस नोट्स को आप लोग जो है बार बार रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से जो है आपका हर टॉपिक तैयार हो जाएगा और आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा आपकी तैयारी, आप जो भी एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें जो है आप अगर रिवीजन नहीं करते हो तो आपकी तैयारी अधूरी है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी तैयारी का हिस्सा है वो। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस नोट्स को आप लोग देखिए मेरे साथ। ठीक है ना, और आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि मैम कैसी रही क्लास। ठीक है, लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक आप लोगों का जो है मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का जो कमेंट है वो भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, जो भी बहनें हैं नहीं लिख पाती हैं, टाइम नहीं होता, तो वो पीडीएफ ले लेंगे मेरे से, पीडीएफ से आप लोग पढ़ लेंगे। ओके, चलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म जो है 5 अप्रैल 1865 ईस्वी में निजामाबाद आजमगढ़ ज़िले में हुआ था और मृत्यु जो है इनकी 1947 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम जो है भोला सिंह था और माता का नाम रुक्मणी था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हरिऔध जी ने अपनी साहित्यिक यात्रा सन 1882 से जो है आरंभ की थी। ठीक है, अपनी जो है साहित्यिक यात्रा हरिऔध सिंह उपाध्याय कब से स्टार्ट करते हैं तो 1882 से। याद रखिएगा इस पीडीएफ में आपको सभी तथ्य मिलेंगे, कोई भी आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सभी तथ्यों को मैंने रखा है। ठीक है, यानी जो इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएँ हैं, ठीक है, उन रचनाओं का पूरा डिटेल आपको मिलेगा। यानी प्रिय प्रवास के जो 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके 17 सर्ग के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या विशेषता है, सब कुछ है। ठीक है, तो आप लोग जो है 5 मिनट 2 मिनट देख करके अंदाज़ा मत लगा लीजिएगा कि क्लास कैसी है। ठीक है, पूरा आप लोग क्लास ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही होता है कि कम समय में बहुत कुछ। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये आरंभिक कवि के रूप में बाबा सुमेरु सिंह के यहाँ होने वाले कवि गोष्ठी से बने, वहाँ वे अपनी जो है कृतियाँ पढ़ा करते थे। ठीक है, इनका नाम हरिऔध बाबा सुमेरु के प्रभाव से पड़ा। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम हरिऔध कैसे पड़ा, तो बाबा सुमेरु के प्रभाव से जो है इनका नाम हरिऔध पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में रचना करते थे, जिसका सबसे प्रथम उदाहरण जो है इनकी रचना रस कलश है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग एक एक पॉइंट को। आगे देखिए, रस कलश में हरिऔध ने अपने रस विषयक की नई धारणा प्रस्तुत की है, साथ ही साथ नायक नायिकाओं की नवीन परिकल्पना के माध्यम से छंदों को जो है स्थापित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरिऔध ने अपनी कविता लेखन का आरंभ जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा के गृह प्रवेश सन 1900 से करते हैं और वे लिखते हैं कि 4 डग हमने भरा तो क्या किए, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। ठीक है, और अगली पंक्ति है, मौलवी ऐसा ना होगा एक भी, खूब उर्दू जो ना होवे जानता। ठीक है, ये आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हरिऔध जी ने अपनी कविता लेखन का आरंभ जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा से करते हैं। ठीक है, उसके गृह प्रवेश कब हुआ था, सन 1900 में, और वे वहाँ पे जो है ये लिखते हैं, 4 ढग हमने भरा तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी। तो बहुत महत्वपूर्ण कविता है ये, आप सभी को पता है। ठीक है, आगे देखिए, आचार्य शुक्ल इनका परिचय देते हुए कहते हैं कि यद्यपि उपाध्याय जी इस समय के खड़ी बोली के आधुनिक विषयों के ही कवि न थे, बल्कि प्रारंभिक काल के यद्यपि पुराने ढंग की श्रृंगारिक कविता बहुत सुंदर और सरस करते थे। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, उनकी पुस्तक आप पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय को तो वहाँ पे आपको ये कथन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट है हरिऔध जी का वास्तविक पहचान उनकी अपनी रचना प्रिय प्रवास से हुई। प्रिय प्रवास सन 1914 ईस्वी में 17 सर्गों में श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। यानी हरिऔध जी का जो वास्तविक पहचान है वो उनकी अपनी रचना प्रिय प्रवास से हुई है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं और प्रिय प्रवास में जो है श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा जाने तक का, मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन उसमें मिलता है। ठीक है, अब हम 17 सर्ग को देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, चलिए। हरिऔध जी स्वयं कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में मनुष्य के रूप में प्रकट किया है, ब्रह्मा के रूप में नहीं। ठीक है, कृष्ण चरित्र को इस प्रकार अंकित किया गया है कि जिसमें आधुनिक लोग भी सहमत हो सकें। ये जो कथन है ये खुद हरिऔध जी का कथन है। ठीक है, इनका अपना मत है ये, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये राइटर का नाम ना देकर यहाँ पे जो है ये कथन आ सकता है कि मैंने कृष्ण को चंद्र के इस ग्रंथ में मनुष्य के रूप में प्रकट किया है, ब्रह्म के रूप में नहीं। यहाँ से यहाँ कथन दे सकता है, पूछ सकता है कि किसका कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण और चंद्र का नाम आ रहा है, कृष्ण चंद्र का नाम आ रहा है, तो आप कन्फ्यूजन हो सकता है ना कि तुलसीदास का हो सकता है या सूरदास का हो सकता है पंक्ति, है ना। तो ये कथन आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस पीडीएफ में आपको एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो, सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रिय प्रवास में राधा के चरित्र में भी नवीनता है क्योंकि उनमें विरह की व्याकुलता नहीं है, व्यथा की गंभीरता है। उसमें कृष्ण के कर्म योग को हृदयांगम कर लिया है। और आगे कहते हैं कृष्ण की प्रेमिका देवी बन गई है, जिसमें वह कहती है कि मांझा झूलू प्रियतम की, विश्व के काम आऊँ, मेरा कौमार व्रत भव में पूर्णता प्राप्त हो गई। ठीक है, यह पंक्ति प्रिय प्रवास से है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये प्रिय प्रवास में जो है यहाँ पे लिखी गई है लाइन, ये प्रिय प्रवास में है। ठीक है, यानी प्रिय प्रवास के बारे में है कि प्रिय प्रवास में राधा के चरित्र में भी नवीनता है। ठीक है, क्योंकि उसमें विरह की व्याकुलता नहीं है, व्यथा की गंभीरता है। ये लाइन देकर पूछा जा सकता है कि ये किस ग्रंथ से लिया गया है या किस ग्रंथ के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास। आगे देखिए, अर्थात प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रिय प्रवास। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिय प्रवास, आप सभी को पता है। ठीक है, यूजीसी नेट में जो है स्पेशल प्रिय प्रवास आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो प्रिय प्रवास का जो बिगनिंग है, स्टार्टिंग है, जो भी ऊपर के महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ही हमको जानना पड़ेगा। उसके बाद जो है मैं जब यूजीसी नेट का जब क्लासेस अभी लूँगी तो वहाँ पे ज़रूर पढ़ाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रिय प्रवास की संपूर्ण कथा 2 भागों में विभाजित है। पहले सर्ग से 8वें सर्ग तक की कथा में कंस को निमंत्रण लेकर अक्रूर जी ब्रज में आते हैं तथा श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा ले जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रिय प्रवास की संपूर्ण कथा कितने भागों में है? 2 भागों में है। पहले सर्ग से 8वें सर्ग तक की कथा में कंस को निमंत्रण लेकर अक्रूर जी ब्रज में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तथा कृष्ण संपूर्ण ब्रजवासियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। यह जो है ये जितने भी यहाँ पे मैंने पढ़ाया अभी तथ्य वो जो है पहले सर्ग से लेकर 8वें सर्ग तक में शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग में क्या है। 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग तक की कथा में कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए ब्रज भेजते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थी से, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती है और कहती है कि प्यार जी ने जग हित करे, गेह चाहे न आने। ठीक है, पंक्ति ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रिय प्रवास से है। ओके, आगे देखेंगे। शिवदान सिंह चौहान का कहना है कि प्रिय प्रवास में कृष्ण अपने शुद्ध मानवतावादी रूप में विश्व कल्याण के काम में
एक जन नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कृष्ण के बारे में। शिवराज सिंह चौहान का कथन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। श्रीधर पाठक जो है प्रिय प्रवास के संदर्भ में देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि दिवस के अवसान समय मिला प्रिय प्रवास अहो प्रिय, आपका अमृत मोद हुआ चक्कर चित्त को, सरस स्वाद युक्ता कविता नई। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है वो श्रीधर पाठक का है प्रिय प्रवास के संदर्भ में। आगे देखते हैं, प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया एक महाकाव्य है। यह इस प्रकार युक्ता हरिऔध जी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य या महाकाव्यकार जो है माना जाता है। यानी प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली में लिखा गया, आप सभी को पता है एक महाकाव्य है। ठीक है, हरिऔध जी की खड़ी बोली में प्रथम इसी रचना के कारण जो है, इसी वजह से हरिऔध जी को खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार कहा जाता है। ठीक है, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब हम प्रिय प्रवास के जो 17 सर्ग हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, 17 सर्ग हैं, प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। प्रथम सर्ग में इसमें जो है संध्या यानी शाम का वर्णन है, जिसमें कृष्ण के कौतूहल को व्यक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा सर्ग गोकुल वासियों का कृष्ण के विरह होकर व्यतीत होना दिखाया गया है। ठीक है भाई, पहले सर्ग में क्या है तो उसमें जो है संध्या का वर्णन है, जिसमें कृष्ण के कौतूहल को व्यक्त किया गया है। ठीक है, और दूसरे सर्ग में क्या है, गोकुल वासियों का कृष्ण से विरह होकर यानी बिछड़कर व्यतीत होना जो है वहाँ दिखाया गया है दूसरे सर्ग में। अब तीसरे सर्ग में देखते हैं क्या है। तीसरे सर्ग में नंद के व्याकुलता एवं यशोदा को कृष्ण की कुशलता के लिए की गई मनौतियों का वर्णन है। ठीक है, चौथा सर्ग देखेंगे। चौथे सर्ग में क्या है, इस सर्ग में राधा के सौंदर्य का सांगोपांग वर्णन है। ठीक है, चौथे सर्ग में जो है राधा के सौंदर्य का वर्णन है, ये आप ध्यान रखेंगे। पांचवें सर्ग में जो है गोकुल के विरह का वर्णन है, साथ ही साथ राधा एवं यशोदा की व्यथा का मार्मिक ढंग से जो है चित्रण व्यक्त किया गया है। ठीक है, मार्मिक ढंग से व्यक्त किया, चित्रण नहीं सॉरी, मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि कौन सा सर्ग इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 100% आप याद रखेंगे। छठा सर्ग देखेंगे, सर्ग होगा यहाँ पे। इस सर्ग में कृष्ण यशोदा संवाद वर्णित है, ये महत्वपूर्ण है छठा सर्ग। ठीक है, कृष्ण और यशोदा का संवाद किस सर्ग में वर्णित है तो छठे सर्ग में। सातवें सर्ग में देखेंगे नंद के मथुरा लौटने पर माता यशोदा पुत्र विषयक प्रश्नों का मार्मिक चित्रण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो है सभी महत्वपूर्ण सर्ग हो जाते हैं, 100% आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आठवें सर्ग में देखेंगे गोकुल वासियों के साथ कृष्ण के साथ बिताए गए पलों का वर्णन है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है कि प्रिय प्रवास के किस सर्ग में गोकुल वासियों के साथ कृष्ण के साथ बिताए गए पलों का वर्णन मिलता है तो 8वां सर्ग। ठीक है, अब 9वां सर्ग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9वें सर्ग में जो है श्री कृष्ण का गोकुल की यादों में खोना दिखाया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वां एवं 11वां सर्ग में जो है उद्धव प्रसंग का वर्णन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ सकता है कि प्रिय प्रवास के किस सर्ग में उद्धव प्रसंग का वर्णन है तो 10वां और 11वें सर्ग में, दोनों में है। ओके, अब देखेंगे 12वें एवं 13वें सर्ग में, इसमें जो है श्री कृष्ण को जननायक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका समापन 13वें सर्ग में होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 12वां और 13वां सर्ग। 14वां सर्ग देखते हैं। 14वें सर्ग में जो है गोपी उद्धव संवाद पर आधारित है। 15वें सर्ग में जो है कृष्ण के विरह में गोपियों की व्यथा का वर्णन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15वां सर्ग। 16वां सर्ग देखेंगे। 16वें सर्ग में राधा उद्धव संवाद को प्रकट किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 17वां सर्ग ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर है, उसकी जो है झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जितने भी 17 सर्ग हैं महत्वपूर्ण हैं, सभी का मैंने जो है डिटेल बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे प्रिय प्रवास की राधा सूरदास की राधा से अलग है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिय प्रवास की राधा जो है किस कवि की राधा से जो है अलग है तो सूरदास की। ठीक है, आगे देखेंगे सूरदास की राधा की भात जो है इधर उधर नहीं भटकती है। ठीक है, प्रिय प्रवास की जो राधा है वो सूरदास की राधा से अलग है, सूरदास की राधा की तरह जो है इधर उधर नहीं भटकती है, बल्कि वे माता यशोदा को धैर्य दिलाती है और कहती है कि दीनहीन लोगों की सेवा राधा करती है। जब राधा उद्धव के मुख से यह बात सुनती है कि कृष्ण सर्वजन हिताय के कार्यों में संलग्न है, तो वह भी विश्व प्रेम की भावना से जन कल्याण में लग जाती है। ठीक है,
आगे देखिए, प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रिय प्रवास का जो है सर्वप्रथम नाम जो है ब्रजांगना विलाप था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार आया है। ठीक है, जो संस्कृत में वर्ण वृत्तों पर आधारित है। ओके, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे, प्रिय प्रवास संस्कृत निष्ठ शैली में लिखा गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवास जो है किस शैली में, तो संस्कृत निष्ठ शैली में लिखा गया है, जिसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, कौन से रस की प्रधानता है, तो वियोग श्रृंगार रस, वियोग रस नहीं, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रिय प्रवास पर हरिऔध जी को समकालीन हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा मिला था, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक जो मिला था इनको 1938 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रिय प्रवास के आरंभ में हरिऔध जी ने हिंदी के प्राचीन छंद कवित, सवैया, दोहा, छप्पय आदि के साथ के छंदों का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बाद में इन्होंने इंद्रव्रजा और शिखारणी, मालिनी, वसंतुलिका, शार्दूल, विक्रीडित, मंदकांता आदि संस्कृत के छंदों को भी इन्होंने अपनाया था। ठीक है, छंदों का नाम भी याद रखेंगे, इनमें से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा छंद को ये नहीं अपनाए थे। सारे संस्कृत के छंद हैं इधर। ठीक है, आगे देखिए, निराला जी के अनुसार जो है कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं। खड़ी बोली उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा के कठिन एवं सरल सब प्रकार के कविता की रचना करते हैं। ठीक है, तो ये कथन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्रिय प्रवास, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिय प्रवास हिंदी में अपनी विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों का माइलस्टोन कहा जाता है। ठीक है, प्रिय प्रवास जो है हिंदी साहित्य में अपनी विशेषताओं के कारण जो है माइलस्टोन कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि कौन सी रचना जो है हिंदी साहित्य में अपनी विशेषताओं के कारण, ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना हिंदी साहित्य में अपनी विशेषताओं के कारण जो है माइलस्टोन कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रिय प्रवास। ठीक है, आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिय प्रवास से ही हरिऔध खड़ी बोली में महाकाव्य का श्री गणेश करते हैं। ठीक है, खड़ी बोली महाकाव्य का श्री गणेश जो है किस रचना से करते हैं हरिऔध जी, तो प्रिय प्रवास से करते हैं। अब हम आते हैं अगला जो इनका ग्रंथ है पारिजात। अगला महाकाव्य जो है पारिजात का प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। ठीक है, इसमें जो है पहला पॉइंट है, पारिजात का दूसरा नाम जो है हरिश्रृंगार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरिश्रृंगार है पारिजात का दूसरा नाम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह ग्रंथ 15 सर्गों में विभाजित है तथा इसमें हरिऔध जी ने आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पारिजात जो है कितने सर्गों में है, तो 15 सर्गों में है। प से पारिजात और प से 15, तो दोनों सेम है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रिय प्रवास में जो है 17। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, हरिऔध जी ने इस ग्रंथ का प्रथम नाम स्वर्गीय संगीत रखा था, बाद में पारिजात रखा। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पारिजात का दूसरा नाम पूछे तो हरसिंगार होगा, और पूछता है प्रश्न कि हरिऔध ने पारिजात का प्रथम नाम क्या रखा था, तो ध्यान रखिएगा स्वर्गीय संगीत नाम रखा था। ठीक है, बाद में पारिजात नाम रखा। ठीक है ना, तो एक एक पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, पारिजात में गेय यानी गान अकल्पनीय की कल्पना, दृश्य जगत के अंतर्गत सांसारिकता, स्वर्ग, कर्म, पिपास, प्रलय, प्रयत्न, कांत, कल्पना, सत्य का स्वरूप और परमानंद, इस काव्य के सभी सर्ग स्वतंत्र हैं। यानी कि पारिजात के जो सर्ग है ना, वो सभी सर्ग जो है स्वतंत्र हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पारिजात में न कोई कथा है न यथाक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक सर्ग में शीर्षक से संबंधित विषयों की काव्यात्मक प्रस्तुति की गई है। यानी जो पारिजात के जो सर्ग हैं, ठीक है, प्रत्येक सर्ग में शीर्षक से संबंधित, यानी जो भी उसमें शीर्षक लिए गए हैं उससे संबंधित उनके विषयों की काव्यात्मक प्रस्तुति जो है की गई है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला इनका ग्रंथ है वैदेही वनवास, प्रकाशन वर्ष है 1940 और 41 भी आपको मिलेगा कहीं कहीं। ठीक है, 1940 आप ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है प्रकाशन वर्ष देता है तो 1940 रहेगा। ठीक है, नहीं तो 41 रहेगा, दोनों नहीं होना चाहिए। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक में आप देखे हुए तो 41 आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन 40 जो है
बुक में दिया गया है, शुक्ल की बुक में दिया गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। तो सर्गों का नाम आप ध्यान रखेंगे। प्रिय प्रवास में कितने हैं? 17 हैं। पारिजात में कितने हैं? 15 हैं। अब वैदेही वनवास में कितने हैं? तो 18 हैं, ठीक है। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, इस ग्रंथ पर जो है आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है सर्वाधिक प्रभाव है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के किस ग्रंथ पर आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का सर्वाधिक प्रभाव है? तो वैदेही वनवास राइट आंसर होगा, ठीक है। और इस ग्रंथ की भाषा खड़ी बोली है, ठीक है ना। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस ग्रंथ में राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैदेही वनवास में जो है राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा वर्णित है। और हरिऔध जी को साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया है, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है आ गया है ना। हरिऔध जी को साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से भी विभूषित किया गया था, यानी कवियों का सम्राट भी कहा जाता है इनको, ठीक है। ये उपाधि भी इनको मिला था, ये ध्यान रखेंगे। बाकी ये अलग पॉइंट है, इस ग्रंथ में राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा वर्णित है, ये एक अलग पॉइंट है। और यहाँ से लेकर यहाँ ये अलग पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी बने थे, ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं में अगर देखा जाए तो एकदम प्रसून होगा यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट जो है कन्वर्ट, एक मिनट, यहाँ पे पद्य प्रसून होगा ना, ठीक है। पद्य प्रसून 1925 में, चुपते चौबदे 1924, चोखे चौबदे 1932, बोलचाल 1928, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1935 ईस्वी, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 38, हरिऔध सतसई, ठीक है। हरिऔध सतसई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बिहारी की सतसई रचना पर जो इन्होंने टीका लिखा था, ठीक है, 1940। उसके बाद जो है मर्मस्पर्शी 1956, ये जो है इनकी मृत्यु उपरांत में जो है प्रकाशित हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के कौन सा ग्रंथ इनकी मृत्यु के बाद जो है प्रकाशित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मर्मस्पर्श, ठीक है। ये सभी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अभी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और पारिजात, ठीक है, तो महाकाव्य हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाया। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो यहाँ पे मैंने रखा है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इनके उपन्यास यहाँ पे देखेंगे, उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ 1999, अधकिला फूल 1907, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और उसका विकास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना और उपदेश कुसुम और खेल तमाशा। ये सभी जो है इनके उपन्यास हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा हरिऔध सिंह उपाध्याय के उपन्यास को, ठीक है। चुपते चौबदे नामक रचना में हरिऔध ने उर्दू के मुहावरेदार शैली को अपनाया है, ठीक है। तो किस रचना में हरिऔध ने मुहावरेदार शैली को अपनाया है? तो चुपते चौबदे रचना में, ठीक है। अगला पॉइंट है आधुनिक, ठीक है, आधुनिक होगा यहाँ पे। आधुनिक युग की सरल शैली वैदेही वनवास में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हरिऔध जी के जीवन की प्रथम रचना कृष्ण शतक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। हरिऔध जी के जीवन की प्रथम रचना कौन सा है? तो कृष्ण शतक है, जो 1882 में ब्रज भाषा में लिखा गया था। कृष्ण शतक किसकी रचना है? हरिऔध जी की है। प्रकाशन वर्ष है 1882, किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है, ओके। आगे देखिए, हरिऔध जी ने हरिऔध सतसई नाम का एक ग्रंथ लिखा था, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इनकी पंक्तियाँ दी गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं सभी, ठीक है। इस पंक्ति से आप भली बात जो है परिचित हैं। क्यों पले पीस कर किसी को तो है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे नहीं पटी मेरी। ये जो है चोखे चौबदे रचना से जो है लिया गया है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे जो है पंक्ति, कौन सी पंक्ति किस रचना से है ये भी मैंने रखा है, ठीक है, लिया है, यहाँ पे लिखा है, तो ध्यान रखिएगा। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अबराजती, कमल नी कुल बल्लभ की प्रजा। यह जो है प्रिय प्रवास से यह पंक्ति ली गई है, ठीक है। दिवस का अवसान समीप था, ठीक है। तीसरी पंक्ति है देह कर बाधा विविध, बहु बिठन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख,
भोग पछताते नहीं। यह कर्मवीर कविता से जो है ली गई है। कर्मवीर इनकी कविता का नाम है, ठीक है। उस कविता से जो है ये पंक्ति ली गई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी पंक्तियाँ वैसे भी, इनकी पंक्तियाँ पढ़ने से ऐसा लगता है हमारे अंदर कितनी ऊर्जा आ गई है, कितने हम जोश में हैं, ठीक है। तो इनकी पंक्तियाँ तो आपको वैसे भी पढ़नी चाहिए, है ना। चौथा देखेंगे पंक्ति है, जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। ये जो पंक्ति है, कविता है, ये फूल और कांटे कविता से लिया गया है। दो कविताओं ये का नाम यहाँ पे आपको पता चला, कर्मवीर कविता और फूल और कांटे कविता किसके हैं, तो उपाध्याय जी के हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। लखमुख जिनका मैं आज लौ जी सकूं, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। तो प्रिय प्रवास से यह पंक्ति ली गई है, ठीक है। अगली पंक्ति देखेंगे, सैकड़ों जातियों को हमने अपनाया, लाखों लोगों को कर से मेल मिलाया। कितने रंगों का अपना रंग चढ़ाया, कितने संगों का योग बना पिघलाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। जो पंक्ति आचार्य शुक्ल के बुक में दी गई है वही पंक्ति को मैंने यहाँ पे लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पंक्ति देखेंगे, काली काली कूकू करती जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपने धुन में ऐठी छिपी हरे पत्ते में बैठी, जो पंचम सुर में गाती वही कोयल कहलाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, किसकी है, तो हरिऔध जी की है, ठीक है। एक और पंक्ति है इनकी, यहाँ पे जो है मैं लिखना भूल गई, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे दिन गत हुआ, ठीक है, धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, भाई दोसा फिर गत हुई, दूसरा बार आया, आप आंखें खोल कर देखें आज कितनी जातियाँ हैं, ठीक है। ये पंक्ति भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको जो है क्लास जो है अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ जानकारी आप सभी को मिला होगा। और आप लोग जो है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नया पढ़ाया है, आप भली बात परिचित हैं। बस मेरा उद्देश्य यही था कि इस नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ और ये बताने की कोशिश करूँ कि आप लोग जो है शॉर्ट नोट्स, ऑनलाइनर नोट्स जो है कैसे बनाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कवि के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई PDF चाहिए, तो आप लोग बेझिझक मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी का जो है स्वागत है। कोई भी आप लोग क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।